इमेजिन करो कि आप एक ऐसे अफोर्डेबल कार में बैठे हो जिसका रोड प्रेजेंस इतना ज्यादा तगड़ा है कि लोग उसे घूम घूम कर देख रहे हैं और उस कार को लेकर क्रेज भी इतना है कि आज की डेट में उसका वेटिंग पीरियड 1 साल से भी ज्यादा है। अब आप बोलोगे कि भाई अब ऐसे भी कौन से कार है जो लग्जरियस होने के बाद भी उसका इतना क्रेज है। दोस्तों मैं यहाँ बात कर रहा हूँ द मोस्ट आइकॉनिक एसयूवी महिंद्रा थार की, जो आज मैक्सिमम ऑफ यूथ की ड्रीम कार बन चुकी है। पर जिस एसयूवी को आज हम सब आइकॉनिक कह रहे हैं, क्या आपको पता है कि एक टाइम ऐसा भी था जब उस एसयूवी को कोई देखना तक नहीं चाहता था, जिस कारण कंपनी की हालत बद से बदतर हो गई थी। और तभी सीन में एंट्री होती है महिंद्रा की, जो लिटरली पूरा का पूरा गेम ही पलट कर रख देते हैं। गाइज आज आप बिजनेस के इस एपिसोड से एक ऐसा गजब का लेसन लेके जाने वाला जो आपके बिजनेस करियर में काफी हेल्पफुल रहेगी। इस कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से, जब युद्ध अपने बॉटम में था और बात सिर्फ आर और पार की हो रही थी। तब अमेरिका को जरूरत थी एक ऐसे व्हीकल की जिसे युद्ध के मैदान में बड़ी आसानी से पहुंचाया जा सके एंड ऑफ कोर्स उसका खर्च भी कंपैरेटिवली कम पड़े। इसीलिए अमेरिकन आर्मी ने उस समय के लगभग 135 ऑटोमोबाइल कंपनीज को मात्र 49 दिनों के अंदर एक ऐसी 4 व्हीलर का प्रोटोटाइप बनाने का ऑर्डर दिया जो उन्हें लड़ाई के वक्त काम आ सके। लेकिन इनमें से केवल 2 कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हाँ कही, एक विल्स ओवरलैंड और दूसरा बैटनम। पर क्योंकि विल्स ओवरलैंड दिए गए टाइम पर प्रोटोटाइप नहीं बना पाई और बैटनम ने उस प्रोटोटाइप को सही टाइम पे बनाकर तैयार भी कर दिया, इसलिए बैटनम के प्रोटोटाइप को ही सिलेक्ट कर लिया गया। वैसे तो अमेरिकन आर्मी को बैटनम का प्रोटोटाइप बहुत पसंद आया था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे इतनी जल्दी बैटनम आर्मी के लिए इतने बड़े लेवल पे व्हीकल का प्रोडक्शन नहीं कर सकता था और उनके लिए ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए अमेरिकन आर्मी ने इस प्रोटोटाइप को लेकर फिर से विंस ओवरलैंड को दे दिया, जिससे वो बड़े लेवल में व्हीकल मैन्युफैक्चर कर पाए। और विंस ओवरलैंड ने इस प्रोटोटाइप को जीप के नाम से ट्रेडमार्क करवा लिया और उसे विल्स जीप का नाम दिया। और दोस्तों यहीं से थार का जन्म हुआ। और ये बात जान के आप भी बहुत शॉक हो जाओगे कि पूरे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान विल्स जीप ने पूरे 6 लाख मॉडल्स बेचे थे और ये उस समय का वन टाइम हाईएस्ट सेलिंग रिकॉर्ड भी बन गया था। पर जैसे ये वॉर खत्म हुआ, आर्मी ने इस जीप को खरीदना ही बंद कर दिया। उस कंपनी की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी और फिर जब कंपनी ने इसे नॉर्मल लोगों के लिए बाजार में बेचने की कोशिश की तो वहाँ से भी उनको कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि उन्हें लगा कि ये तो सिर्फ सैनिकों के लिए, इसलिए इसे खरीदना सही नहीं होगा, जिससे कंपनी की हालत और पतली होती चली गई। और फिर यही एंट्री होती है कैलाश चंद्र जी की, जिन्हें ये कार बहुत ज्यादा पसंद आई और तभी वो उस जीप को इंडिया में लाने के लिए डिसाइड करने लगे। और इसी टारगेट से वो विलीज ओवरलैंड को अप्रोच करते हैं और जीप की CJ2A मॉडल को इंडिया में इंपोर्ट करवाने के लिए डील साइन कर लेते हैं। और इस तरह CJ2A पहली बार भारत आती है। वैसे तो जीप के इस मॉडल का प्राइस कंपनी ने कम ही रखा था, पर फिर भी इसकी प्राइस इतनी भी कम नहीं थी कि ये देश के सभी कॉमन जनता इसे खरीद सके। और इसी को देखते हुए 1960 में महिंद्रा एंड ब्रदर्स फिर से विलीज को अप्रोच करते हैं और जीप के CJ3A मॉडल को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस खरीद लेते हैं, जिससे कि वो जीप को कम प्राइस पर बना सके और मार्केट में आराम से बेच सके। अब जैसे उन्हें CJ3A का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलता है तो वो इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग जल्दी से शुरू कर देते हैं। साथ ही इन्होंने तब तक एक डिटेल मार्केट ऑडियो रिपोर्ट को तैयार कर लिया होता है, जिसके बेसिस पे ये लोग CJ3A में कुछ बदलाव करते हैं, जैसे कि स्टीयरिंग साइड को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देना और इसके अलग अलग डीजल ऑप्शन को भी मार्केट में लॉन्च कर देना। फिर 1953 में CJ3B को, 1985 में MM540 को और 1994 में महिंद्रा क्लासिक को महिंद्रा वालों ने लॉन्च कर दिया, जिसने इंडियन मार्केट में खूब धूम मचाई। और देखते ही देखते महिंद्रा वालों ने 25% इंडियन मार्केट पर कब्जा कर लिया और पूरे 40 सालों तक इंडियन मार्केट पे राज करते ही रहे। लेकिन फिर 90s में इस सेगमेंट का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, क्योंकि उस समय तक मार्केट में स्कॉर्पियो और बोलेरो जैसे तगड़े SUVs आ चुके थे, जो 4x4 इंजन के साथ कमाल की लग्जरियस फील अपने कस्टमर्स को देते थे, जिसके सामने जीप क्लासिक जैसी गाड़ियां थोड़ी फीकी पड़ गई थी और लोगों की नजरों में ये बस एक आउटडेटेड मॉडल बनकर रह गई थी। और कंपनी को सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब इंडियन मार्केट, जो इस सेगमेंट की सबसे लॉयल कस्टमर थी, वो भी इसे खरीदने से इनकार कर देती है, क्योंकि उन्होंने तब तक मारुति जिप्सी को अडॉप्ट कर लिया था। तब इस कंपनी को ये महसूस हो जाता है कि इस SUV को रिप्लेस करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यदि उन्हें मार्केट में सर्वाइव करना है तो उन्हें ये फैसला तो लेना ही पड़ेगा। और कुछ मार्केट रिसर्च के बाद फाइनली 2010 में महिंद्रा थार के पहले वर्जन को लॉन्च करती है, जो उनके कुछ फेमस ऑफ रोड SUVs का मिक्सचर था। वैसे तो लॉन्च होते ही इस SUV को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, पर धीरे धीरे कंपनी के मन मुताबिक रिस्पॉन्स न मिलने के कारण महिंद्रा ने इसे 2020 में डिसकंटिन्यू कर दिया। ये एक्चुअली उन्होंने बहुत ज्यादा पहले से एक्सपेक्ट कर लिया था और जब भी कोई अपनी एक्सपेक्टेशन पे नहीं खड़ा उतर पाता तो वो ऐसे डिसीजन लेता है। और फिर उन्होंने उसी साल अक्टूबर महीने में बड़े बड़े बदलावों के साथ थार के सेकंड जनरेशन को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, जिसने लॉन्च होते ही दोस्तों सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बेस्ट सेलिंग SUVs में ये महिंद्रा थार शामिल हो गई। महिंद्रा वालों ने अपने सेकंड जनरेशन थार से केवल इंडियन बायर्स को ही नहीं बल्कि फॉरेन बायर्स को भी काफी अट्रैक्ट किया, जिससे महिंद्रा की ब्रांड वैल्यू भी काफी हद तक बढ़ गई। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।